एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वह अधिकार है जो राज्य के सरकारों द्वारा नागरिकों को दिया जाता है, चाहे तो छीन भी सकती है, क्योंकि यह अधिकार राज्य सरकार को संविधान से दिया गया है। इस पर अधिकार को लेकर मनुष्य न्यायालय में पेश नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त नहीं होता है, बाद में दिया जाता है। चलिए देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये समाज की भलाई के लिए होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36। राज्य इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। चलिए हम देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 37। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग नहीं है, अर्थात इसको लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, मतलब इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। यहीं पर हम लोग के.टी. शाह का एक कथन है, देख लेते हैं उसको। के.टी. शाह ने कहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। पहला है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A सभी नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अगला है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, और शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुसूची में जोड़ी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, यह अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 42।
अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध की बात अनुच्छेद 42 में कही गई है। जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करवाना, प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में यह निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, इसके बारे में अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A कहता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला है अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करेगा, जो अनुच्छेद 44 में कहा गया है। अगला है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। यहाँ पर पहले 6 से 14 वर्षों के लिए दिया गया था, परंतु इस 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़कर मूल अधिकार बना दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। यह अनुच्छेद 46 में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 47 देख लेते हैं। अनुच्छेद 47 में लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा देना, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का कार्य राज्य द्वारा किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 48। इसमें राज्य कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा और लोकतांत्रिक विकास करेगा। अगला है अनुच्छेद 48A। इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य होगा एवं राज्य का भी कर्तव्य होगा। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अगला है अनुच्छेद 50। राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए एवं सुरक्षा को अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। यह बात अनुच्छेद 51 में बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। चलिए इसको देख लेते हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर। यहाँ पर पहला है मौलिक अधिकार। इसे USA के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। मौलिक अधिकार, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, परंतु
नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। नीति निर्देशक तत्व यह समाज की भलाई के लिए है। मौलिक अधिकार ये नकारात्मक हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं। नीति निर्देशक तत्व ये सकारात्मक हैं क्योंकि उन्हें राज्य को कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार ये न्यायोचित होते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार उनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, परंतु नीति निर्देशक सिद्धांत इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार के पास कानूनी प्रतिबंध हैं, परंतु नए नीति निर्देशक तत्व के पास नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देना होता है, परंतु नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देना होता है। मौलिक अधिकार उनके कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है। मौलिक अधिकार अदालतें किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने के लिए बाध्य हैं। इसमें अदालतें किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकती है। ये कुछ मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, समाजवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से 47 पहला भाग ये सभी समाजवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। अगला है गांधीवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, 46, 47 दूसरा भाग 48 ये सभी अनुच्छेद जो हैं गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। इसके बाद अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 से 49, 50, 51 ये सभी उदारवादी बौद्धिक विचारधारा पर आधारित हैं। इसके बाद देख लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन। पहला संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लाया गया। इसमें अनुच्छेद 39 ए समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 एफ बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 ए जोड़ा गया जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना था। अगला 44वां संविधान संशोधन द्वारा देख लेते हैं क्या क्या जोड़ा गया। अनुच्छेद 38(2) जिसमें आय, प्रतिमा, सुविधाएं और अवसर की समानता को कम करना किया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। अगला है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इस संशोधन ने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21(a) के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 45 में सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 45 में शेष के रूप में बचा है। चलिए आगे देखते हैं 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक निर्णय और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। यह 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया।
चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।